अगस्त का महीना, कराची का क्लिफ्टन इलाका। गर्मी इतनी भयंकर और उमस इतनी ज्यादा कि इंसान का खून चूस लेने के लिए काफी थी। समंदर की तरफ से आने वाली हवा में नमक और सड़ी हुई मछलियों की बदबू घुली हुई थी। सड़क पर ट्रैफिक रेंग रहा था और उसी रेंगते हुए ट्रैफिक के बीच अल हबीब कूलिंग सॉल्यूशंस की एक पुरानी सफेद रंग की टोयोटा वैन खड़ी थी। वैन के डैशबोर्ड पर एक सस्ता सा प्लास्टिक का पंखा खड़खड़ की आवाज कर रहा था, जो ड्राइवर के पसीने से भीगे चेहरे पर गर्म हवा फेंकने के अलावा और कोई काम नहीं कर रहा था। ड्राइवर सीट पर बैठा शख्स 40 के आसपास का लग रहा था। बाल हल्के सफेद, दाढ़ी बेतरतीब और शरीर पर नीले रंग की एक ढीली ढाली मैकेनिक की वर्दी, जिस पर ग्रीस और पुराने तेल के जिद्दी दाग लगे थे। उसका नाम था फारूक, कराची के लाखों आम गरीब एसी मैकेनिकों में से एक। लेकिन अगर आप उस तेल और पसीने से सने चेहरे के थोड़ा करीब जाते, अगर आप उसकी आंखों में झांकते, तो आपको एक खौफनाक सच नजर आता। वो आंखें किसी थके हुए मैकेनिक की नहीं थीं, वो आंखें एक शिकारी की थीं, एक ऐसे शिकारी की जो अपने शिकार के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। फारूक कोई मैकेनिक नहीं था, वो था विक्रम, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का एक ऐसा ब्लैक ऑप्स एजेंट जिसका इस दुनिया में कोई आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। ना कोई नाम, ना कोई पता, ना कोई परिवार। सरकार के लिए वो इंसान दुनिया में है ही नहीं। आज विक्रम जिस मिशन पर था, वो किसी फिल्म से कहीं ज्यादा खतरनाक, कहीं ज्यादा असली और कहीं ज्यादा खामोश था। चैप्टर 1, द दिल्ली मैंडेट। हम और आप जब रात को अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं तो हमें लगता है कि सरहदों पर शांति है, लेकिन सच तो ये है कि दो देशों के बीच युद्ध कभी खत्म नहीं होता। वो बस अपना रूप बदल लेता है। बंदूकों और तोपों की जगह ले लेती हैं फाइलें, खुफिया एजेंट्स और खामोश हत्याएं। इसे कहते हैं द शैडो वॉर। इस खामोश ऑपरेशन की शुरुआत कराची की उस गर्मी में नहीं, बल्कि 3 महीने पहले दिल्ली के एसी कमरों में हुई थी। विक्रम के दिमाग में दिल्ली के लोधी रोड स्थित रॉ के सेफ हाउस में हुई वो टॉप सीक्रेट मीटिंग अब भी किसी 4K फिल्म की तरह चल रही थी। कमरे में धुआं भरा था। रॉ चीफ आरएन ने एक भारी भरकम फाइल विक्रम के सामने टेबल पर फेंकते हुए कहा था, हम एक और 26/11 बर्दाश्त नहीं कर सकते विक्रम। फाइल के ऊपर लाल स्याही से लिखा था, खालिद अल मंसूर, स्टेटस एलिमिनेट। खालिद कोई ऐसा आतंकवादी नहीं था जो टीवी पर आकर धमकियां देता था। खालिद एक प्रेत था। वो इंसान था जिसने पिछले 1 दशक में भारत में हुए 4 सबसे बड़े और खूनी बम धमाकों की फंडिंग और प्लानिंग की थी। वो इतना शातिर था कि उसका कोई भी डिजिटल फुटप्रिंट मौजूद नहीं था। ना वो कोई स्मार्टफोन इस्तेमाल करता था, ना इंटरनेट चलाता था और ना ही कभी घर से बाहर निकलता था। वो कराची के क्लिफ्टन इलाके में एक अभेद्य किले में रहता था, एक ऐसा किला जिसकी सुरक्षा 24 घंटे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एलीट कमांडो करते थे। चीफ ने अपने सिगरेट सुलगाते हुए जो बात कही, वो किसी भी एजेंट के लिए मौत का फरमान थी। हमें उसे खत्म करना है, लेकिन बिना किसी धमाके के। कोई स्नाइपर नहीं, कोई मिसाइल नहीं, कोई कार बम नहीं। अगर खालिद की हत्या का शक 1% भी भारत पर गया तो सरहद पर हालात बेकाबू हो जाएंगे। दुनिया को, ISI को और उसके गुर्गों को यही लगना चाहिए कि कुदरत ने उसकी जान ली है। कुदरत की मौत, ये कैसे मुमकिन था? विक्रम ने फाइल खोली। पहले पन्ने पर खालिद की क्राइम हिस्ट्री नहीं, बल्कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट थी। उसे अक्यूट हाइपोग्लाइसीमिया और दिल की गंभीर बीमारी है। वो दिन में 2 बार खास तरह का इंसुलिन लेता है। बिल्कुल, चीफ ने जवाब दिया, और यही उसकी बीमारी उसकी मौत का रास्ता बनेगी। तुम्हें वहां जाना है, एक ऐसा जहर इस्तेमाल करना है जो मौत के बाद शरीर में अपनी कोई पहचान ना छोड़े। हमें कोई कत्ल नहीं चाहिए विक्रम, हमें बस एक साइलेंट हार्ट अटैक चाहिए। चैप्टर 2, एंटरिंग द लायंस डेन। कराची में फारूक बनकर विक्रम ने पिछले 2 महीने सिर्फ एक काम किया था, भरोसा जीतना। उसने अल हबीब कूलिंग सॉल्यूशंस नाम की एक छोटी सी कंपनी में नौकरी ली। दिन रात एसी रिपेयर किए, गालियां सुनी, मजदूरी की। क्यों? क्योंकि यही वो कंपनी थी जो क्लिफ्टन इलाके के बड़े बंगलों का एसी मेंटेनेंस करती थी। एक जासूस अपनी कवर स्टोरी ऐसे ही तैयार करता है, और आज वो दिन आ गया था। सफेद वैन ने एक आलीशान, ऊंची और कंटीली तारों वाले दीवारों वाले बंगले के सामने ब्रेक मारा।
गेट पर काले कपड़े पहने 4 हथियारबंद गार्ड खड़े थे। उनके हाथों में बेल्जियम की बनी FN स्कार राइफलें थीं। ये कोई आम सिक्योरिटी गार्ड नहीं थे। इनके खड़े होने के तरीके, इनकी उंगलियों की पोजीशन बता रही थी कि ये ISI के पाले हुए भाड़े के ट्रेंड हत्यारे थे। 12। एक गार्ड ने वैन की खिड़की पर बंदूक की भारी नाल मारते हुए चिल्लाकर कहा, यहीं पर एक ब्लैक ऑप्स एजेंट का सबसे बड़ा टेस्ट होता है। एक जासूस को अपनी ईगो यानी अहंकार को पूरी तरह मारना पड़ता है। अगर विक्रम की आंखों में जरा सा भी गुस्सा, जरा सा भी कॉन्फिडेंस दिखा तो वो वहीं मारा जाएगा। विक्रम ने तुरंत अपने चेहरे पर एक गरीब, डरे हुए और थके हुए मजदूर के भाव ला दिए। उसने कांपते हाथों से वैन का दरवाजा खोला और सिर झुकाकर बाहर आ गया। जनाब, अंदर बड़े साहब के मास्टर बेडरूम का सेंट्रल AC खराब है। कंपनी ने मुझे उसे ठीक करने के लिए भेजा है, विक्रम ने ठेठ सिंधी उर्दू लहजे में कहा। यह लहजा उसने महीनों की ट्रेनिंग में बिल्कुल परफेक्शन के साथ सीखा था। गार्ड्स ने उसे बुरी तरह से चेक करना शुरू किया। अंडर व्हीकल मिरर से वैन के नीचे बम चेक किए गए। स्निफर डॉग्स ने उसके टूल बॉक्स को सूंघा। विक्रम की सांसें सामान्य थीं। उसके टूल बॉक्स में सब कुछ नॉर्मल था। पेचकस, रिंच, वायर कटर, गैस नापने का मीटर और एक बड़ी सी लाल रंग की भारी ड्रिल मशीन। दुनिया की कोई भी मशीन, कोई भी कुत्ता उस ड्रिल मशीन का राज नहीं पकड़ सकता था, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि उस भारी भरकम ड्रिल मशीन की बैटरी के अंदर एक खोखला चेंबर था और उस चेंबर में रॉ के टॉप वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे खतरनाक और अदृश्य हथियार छिपा था, पोटेशियम क्लोराइड और एक खास सिंथेटिक नर्व एजेंट का कॉकटेल। ये कोई आम जहर नहीं था, ये एक ऐसा कॉकटेल था जो इंसान के खून में जाते ही 60 सेकंड के अंदर दिल की धड़कन को इतना तेज कर देता है कि इंसान को मैसिव कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। और सबसे खौफनाक बात, मौत के कुछ ही मिनटों बाद ये केमिकल खून में घुलकर गायब हो जाता है। दुनिया की कोई भी फॉरेंसिक लैब इसे कत्ल साबित नहीं कर सकती। रिपोर्ट में सिर्फ एक ही चीज आती है, सामान्य हार्ट अटैक। अंदर जा और अपनी नजरें नीची रखना। अगर साहब के कमरे में कोई भी फालतू चीज छूने की कोशिश की तो वहीं गोलियों से भून दूंगा, सिक्योरिटी चीफ मेजर कासिम ने कड़कती आवाज में धमकी दी। जी जनाब, अल्लाह रहम करे, मैं तो बस अपना काम करके चला जाऊंगा, विक्रम ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा। चैप्टर 3, मैपिंग द फोर्ट्रेस। बंगले के अंदर का नजारा किसी आलीशान महल जैसा था। फर्श पर बिछे महंगे फारसी कालीन, दीवारों पर इटालियन मार्बल और हर कोने पर लगे हाई डेफिनेशन CCTV कैमरे। विक्रम अपने टूल बॉक्स को घसीटते हुए सिर झुकाए पहली मंजिल पर पहुंचा। यही वो जगह थी, द मास्टर बेडरूम। कमरे के अंदर की हवा दमघोटू और बेहद गर्म थी। AC ने काम करना बंद कर दिया था। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो AC अपने आप खराब हुआ था? नहीं, ये विक्रम का बिछाया हुआ जाल था। 2 दिन पहले ही जब वो छत पर आउटडोर यूनिट की सर्विस करने आया था तो उसने कंप्रेसर वाल्व में एक सुई के बराबर छेद कर दिया था ताकि गैस धीरे धीरे लीक हो जाए, AC काम करना बंद कर दे और उसे सीधे मास्टर बेडरूम के अंदर आने का बहाना मिल सके। विक्रम ने अपना काम शुरू किया। वो पेचकस चला रहा था, लेकिन जानबूझकर चीजों को धीरे धीरे कर रहा था। बाहर से वो एक मैकेनिक लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिमाग कमरे का एक 3D मैप तैयार कर रहा था। बिस्तर से बाथरूम की दूरी ठीक 10 कदम, खिड़की के कांच की मोटाई बुलेट प्रूफ, कैमरे, कमरे के अंदर कोई कैमरा नहीं है क्योंकि खालिद को अपनी प्राइवेसी बहुत पसंद थी। तभी दरवाजे के बाहर भारी जूतों के कदमों की आवाज आई। साहब की मीटिंग खत्म हो गई है, वो ऊपर आ रहे हैं, इस जाहिल मैकेनिक को जल्दी बाहर निकालो। बाहर से मेजर कासिम की आवाज आई। विक्रम ने फुर्ती से अपना टूल बॉक्स पैक किया, लेकिन कमरे से बाहर निकलने से ठीक पहले उसकी बाज जैसी नजरों ने बिस्तर के पास रखी एक छोटी सी मेडिकल फ्रिज को देख लिया। उसमें खालिद के इंसुलिन के पेन रखे थे। विक्रम के दिमाग की हार्ड ड्राइव ने उस फ्रिज का लॉक और उसकी एग्जैक्ट पोजीशन स्कैन कर ली। जब विक्रम टूल बॉक्स उठाकर कमरे से बाहर निकल रहा था तब उसकी नजर सीढ़ियों से ऊपर आते हुए उस शख्स से मिली, खालिद अल मंसूर। वो 60 साल का एक भारी भरकम खूंखार आदमी था। उसकी आंखों में एक ऐसी क्रूरता थी जो किसी का खून जमा सकती थी। खालिद ने उस गरीब मैकेनिक को एक पल के लिए देखा, ठीक वैसे ही जैसे कोई इंसान किसी रेंगते हुए कीड़े को देखता है, और फिर नफरत से अपनी नजर फेर ली। विक्रम ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसने अपने शिकार को देख लिया था और शिकार को अंदाजा भी नहीं था कि मौत उसके कमरे में घुस चुकी है। अगली सुबह विक्रम के फोन की घंटी बजी।
गैस फिर लीक हो रही है बेवकूफ, तूने कल क्या काम किया था? मेजर कासिम ने फोन पर भद्दी गालियां देते हुए कहा था। जनाब मुझे माफ कर दें, शायद पाइप में अंदर से क्रैक है, मुझे कॉपर की पूरी लाइन बदलनी पड़ेगी, बस 1 घंटे का काम है, आज पक्का ठीक कर दूंगा, विक्रम ने गिड़गिड़ाते हुए जवाब दिया था। सुबह के 11 बज रहे थे। विक्रम की रिसर्च के मुताबिक यह खालिद के आराम का वक्त होता था। विक्रम वापस उसी मास्टर बेडरूम में था। खालिद कमरे में मौजूद था। वो अपनी महंगी आराम कुर्सी पर बैठा एक अरबी अखबार पढ़ रहा था। जल्दी काम खत्म कर, इस गर्मी ने मेरा बीपी बढ़ा दिया है, खालिद ने बिना अपनी नजरें अखबार से हटाए भारी और चिड़ी हुई आवाज में कहा। बस 5 मिनट जनाब, विक्रम ने कहा। विक्रम एसी की इंडोर यूनिट के पास रखे स्टूल पर चढ़ा। उसने अपनी लाल ड्रिल मशीन खोली। उसकी बैटरी के गुप्त चेंबर से उसने एक बेहद पतली स्टील की पेन के आकार की सिरिंज, माइक्रो सिरिंज निकाली। इस सिरिंज की सुई इतनी बारीक थी कि वो चमड़ी में घुसते ही इंसान को महसूस भी नहीं होती। विक्रम स्टूल से नीचे उतरा। बाहर गार्ड्स मौजूद थे। कमरे का भारी दरवाजा बंद था। अगर अंदर से एक भी चीख बाहर गई, अगर एक भी चीज टूटने की आवाज आई, तो 10 सेकंड के अंदर विक्रम का शरीर गोलियों से छलनी हो जाएगा। कमरे में सन्नाटा था। सिर्फ विक्रम के कदमों की खामोश आहट थी। वो बिल्ली की तरह दबे पांव खालिद के पीछे पहुंचा। लेकिन दशकों तक मौत के साए में जीने वाले उस आतंकी की छठी इंद्री यानी सिक्स्थ सेंस बहुत तेज थी। अचानक खालिद को कमरे की हवा में अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। खालिद ने मुड़ने की कोशिश की। तो क्या? लेकिन इससे पहले कि खालिद अपना वाक्य पूरा कर पाता या चिल्ला पाता, विक्रम ने अपने बाएं हाथ से खालिद का मुंह और नाक पूरी ताकत से दबा दिया और उसी सेकंड अपने दाएं हाथ से उसके गले पर एक अचूक और जानलेवा चोक होल्ड लगा दिया। खून का दौरा रुकते ही इंसान की आवाज गले में ही घुट जाती है। खालिद भारी भरकम था। मौत को बिल्कुल सामने देखकर उसमें सांड जैसी ताकत आ गई। उसने खुद को छुड़ाने के लिए विक्रम को कोहनी मारी, जो सीधे विक्रम की पसलियों पर जाकर लगी। कमरे के सन्नाटे में एक हल्की सी हड्डी चटकने की आवाज आई, लेकिन विक्रम के चेहरे पर दर्द का कोई भाव नहीं था। वो दर्द से परे जा चुका था। खालिद ने पास रखी कांच की कॉफी टेबल को गिराने की कोशिश की ताकि बाहर आवाज जाए और गार्ड्स अंदर आ जाएं। विक्रम ने बिजली की फुर्ती से अपना भारी जूता टेबल के नीचे अड़ा दिया ताकि टेबल गिरे तो बिना आवाज किए सीधे विक्रम के जूतों पर गिरे। ये बिना हथियारों की एक खूंखार, भयानक और बिल्कुल खामोश लड़ाई थी। खालिद की आंखें बाहर आ रही थीं। विक्रम ने अपनी पकड़ और मजबूत की और खालिद को पीछे की तरफ खींचा। ये दिल्ली के उन बेगुनाह लोगों की तरफ से है जिनका खून तेरे हाथों पर है, विक्रम ने बेहद सर्द, बर्फ जैसी खौफनाक आवाज में खालिद के कानों में फुसफुसाते हुए कहा। विक्रम ने अपने दाएं हाथ की 2 उंगलियों के बीच छिपी उस माइक्रो सिरिंज को निकाला और खालिद की गर्दन की मुख्य नस में घुसाकर बटन दबा दिया। जहर 1 सेकंड से भी कम समय में खालिद के खून में मिल गया। पोटेशियम क्लोराइड के कॉकटेल ने अपना भयानक काम शुरू कर दिया। खालिद का शरीर अचानक झटके खाने लगा। उसकी नसें तन गईं और चेहरा नीला पड़ने लगा। यह बिल्कुल एक भयंकर हार्ट अटैक का दृश्य था। उसका दिल अपनी क्षमता से कई गुना तेजी से धड़कने लगा और फिर हमेशा के लिए रुक गया। विक्रम ने धीरे से बिना कोई आवाज किए खालिद को उसकी आराम कुर्सी पर वापस बिठा दिया। उसने खालिद के हाथ से अखबार को इस तरह नीचे गिराया जैसे सीने में अचानक दर्द उठने पर किसी के हाथ से गिरा हो। ठीक 15 सेकंड के अंदर भारत के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक खालिद अल मंसूर की सांसें हमेशा के लिए थम गईं। चैप्टर 5 रिटर्न ऑफ द गोस्ट। मिशन पूरा हो चुका था, लेकिन विक्रम की सांसें तेज चल रही थी। दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसका दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर की तरह ठंडा था। एक जासूस का काम कत्ल करने पर खत्म नहीं होता, बल्कि वहां से बिना शक के बाहर निकलने पर खत्म होता है। विक्रम ने अपनी जेब से खास कपड़ा निकाला और कमरे में जहां भी उसने हाथ लगाया था वहां से अपने फिंगरप्रिंट्स साफ किए। अपनी सिरिंज को वापस ड्रिल मशीन के चेंबर में छिपाया। फिर उसने वो किया जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को हमेशा के लिए भटकाने वाला था। उसने खालिद के मेडिकल फ्रिज से इंसुलिन का एक पेन निकाला और उसे खालिद के मृत हार्ट के ठीक नीचे फर्श पर गिरा दिया, ताकि जब पुलिस और डॉक्टर आए तो उन्हें लगे कि हार्ट अटैक आने पर खालिद अपना इंसुलिन या दवा लेने की कोशिश कर रहा था और उसी कोशिश में वो मर गया। विक्रम ने अपना भारी टूल बॉक्स उठाया। उसने अपनी वर्दी को ठीक किया, पसीने को पोंछा और चेहरे पर वापस वही डरा हुआ, थका हुआ एसी मैकेनिक का भाव लाया। उसने गहरी सांस ली और कमरे का भारी दरवाजा खोलकर बाहर निकला। बाहर खड़ा मेजर कासिम ने उसे शक भरी नजरों से घूरा। हो गया काम? जी जनाब, पूरी लाइन बदल दी है। एसी 10 मिनट में कमरा एकदम बर्फ कर देगा। साहब अभी आराम कुर्सी पर गहरी नींद सो रहे हैं, इसलिए मैंने आवाज नहीं की। विक्रम ने सिर झुकाकर बेहद अदब से कहा। दफा हो जाए यहां से और दोबारा अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना, कासिम ने उसे धक्के मारते हुए कहा। विक्रम चुपचाप बिना मुड़े सीढ़ियां उतरा।
वो मुख्य द्वार तक पहुंचा। गार्ड्स ने फिर से उसकी और उसकी वैन की चेकिंग की। विक्रम के लिए हर गुजरता हुआ सेकंड एक सदी जैसा लग रहा था। जहर का असर हो चुका था। किसी भी पल मेजर कासिम कमरे में जा सकता था। किसी भी पल पूरे बंगले में सायरन बज सकता था। चलो निकलो, गार्ड ने बैरियर उठाते हुए कहा। विक्रम ने वैन का क्लच छोड़ा और गाड़ी क्लिफ्टन की सड़क पर आ गई। उसने वैन की स्पीड बिल्कुल सामान्य रखी ताकि किसी को शक न हो। वो लगातार रियर व्यू मिरर में उस बंगले को देख रहा था जो धीरे धीरे पीछे छूट रहा था। लगभग 3 किलोमीटर दूर निकलने के बाद विक्रम ने वैन के पीछे से कुछ आवाजें सुनी। पुलिस के सायरन और एम्बुलेंस की चीखती हुई आवाजें। कई गाड़ियां पूरी स्पीड में उसी बंगले की तरफ जा रही थी। खालिद की लाश मिल चुकी थी। आईएसआई और खालिद के गुर्गों में हड़कंप मच गया था। उनके आका को दिल का दौरा पड़ गया था, लेकिन किसी के भी दिमाग में दूर दूर तक ये शक नहीं आ रहा था कि वो डरा हुआ गरीब एसी मैकेनिक जो अभी अभी सिर झुकाकर बाहर निकला है, असल में मौत का फरिश्ता था। 2 दिन बाद पाकिस्तान के प्रमुख अखबारों के दूसरे पन्ने पर एक छोटी सी खबर छपी। कराची के जाने माने व्यापारी खालिद मंसूर का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल। पूरी दुनिया के लिए वो एक स्वाभाविक मौत थी, एक बीमारी का नतीजा। पाकिस्तानी सेना ने चुपचाप उसे दफना दिया ताकि किसी को उसकी असली पहचान या मौत के समय का पता न चले। उनका राज उनके साथ दफन हो गया। लेकिन उसी शाम नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में रॉ मुख्यालय के एक अंधेरे कमरे में एक हाईली एन्क्रिप्टेड सर्वर पर एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज फ्लैश हुआ। यह मैसेज एक अननोन आईपी एड्रेस दुबई से आया था। मैसेज में कोई नाम नहीं था, कोई रिपोर्ट नहीं थी, सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, AC is chilling। रॉ चीज RN ने स्क्रीन पर वो मैसेज पढ़ा। उनके सख्त और झुर्रियों वाले चेहरे पर एक बहुत हल्की लेकिन बेहद सुकून भरी मुस्कान तैर गई। खामोशी से न्याय हो चुका था। भारत का एक गुमनाम सिपाही अपना काम करके फिर से दुनिया की करोड़ों की भीड़ में कहीं खो गया था, किसी नए शहर में किसी नए चेहरे के साथ, अपने अगले मिशन का इंतजार करते हुए।